5 बहुओं की हरियाली तीज। माधवी एक आलसी किस्म की महिला थी जिसके 5 बेटे थे। किस्मत से उसके 5 बेटों की शादी ऐसी लड़कियों से हुई थी जो बड़ी ही मेहनती थी। उसकी 5 बहुएं पायल, टीना, रजनी, साक्षी और पूजा बड़ी ही मेहनती थी, लेकिन अपनी सास के आलस को देख वो सब बड़ी हैरान थी। एक रोज, बहू जरा पानी का गिलास तो पकड़ा दे। माँ जी सामने टेबल पर ही तो रखा है। हाँ तो पकड़ा दे, अब क्या मैं सोफे से टेबल की ओर खिसकूं? अरे यार, ये माँ जी भी ना कितनी आलसी हैं। पायल उन्हें पानी देती है, लेकिन माधवी के हाथ से पानी का ग्लास छूट जाता है और सारा कांच का ग्लास टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया? कोई बात नहीं माँ जी, अभी साफ हो जाएगा। मैं पानी साफ कर देती हूँ और मैं ये कांच उठा देती हूँ और मैं आपके लिए दूसरा पानी लाती हूँ। ओहो, मेरी 5G स्पीड वाली बहुएं, फुर्ती तो तुम 5 में ही तो नहीं है कि कोई कुछ पहले सोचे, उससे पहले ही तुम ये काम करके निकल जाती हो। अब क्या करे माँ जी, हर कोई आपकी तरह लेट लतीफ तो नहीं होता ना। क्या कहा तूने बहू? माँ जी, दीदी के कहने का मतलब है कि जब हम आपकी 5 बहुएं हैं तो आपको सोचने भर का भी वक्त नहीं है, क्योंकि जितने में आप सोचकर वक्त जाया करोगे इतने में तो 36 बार साफ कर देंगे हम। हाँ माँ जी, आप हर काम इतना स्लो क्यों करती हैं? और क्या, अब हम 5 को ही देख लो, हर काम कितनी स्पीड से करते, एक से बढ़कर एक। अरे 5 बेटों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर दी, और अब तुम कल की आई छोकरियां मुझे सलाह दे रही हो? चुपचाप से काम पर लग जाओ अपने, समझी कि नहीं? जाओ मेरे लिए नाश्ता लगा दो, भूख लगी है। अब वो 5 अपने अपने काम पर लग जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, इस बार तो ये मेरा पहली हरियाली तीज का त्योहार होगा, इसलिए मैंने तो अपने लिए हरे रंग की साड़ी लेनी है। अरे वाह, तू तीज का व्रत रखेगी? फिर तो हम भी रखेंगे। सुना है बड़ी मान्यता है इसकी। हाँ सुना तो मैंने भी है, लेकिन ये हरियाली तीज है कब? पता नहीं, टीवी में कुछ बताते हैं और गूगल में कुछ, इसलिए मैं तो पंडित जी से ही पूछ कर ये व्रत रखूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। तो चलो देर किस बात की, अभी चलते हैं पंडित जी के पास। फिर वो सभी सोसाइटी में बने मंदिर में जाती हैं, जहाँ वो देखती हैं कि मंदिर में सफाई नहीं हुई है। अरे ये क्या, मंदिर में आज सफाई नहीं हुई क्या? और इसके किवाड़ भी अभी तक बंद है, क्यों? और ये पंडित जी कहाँ हैं? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो चलकर देखते हैं। वो 5 पास में मौजूद पंडित जी के घर चली जाती हैं, जहाँ वो बिस्तर पर बीमार पड़े हुए थे। पंडित जी क्या हुआ, आपकी ये हालत? बिटिया, कल रात से तेज बुखार है, अकेला रहता हूँ, इसलिए कोई देखने वाला भी नहीं है। पूरा शरीर टूट रहा है, उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही, इसीलिए कल से मंदिर की सफाई भी नहीं हुई। आप उसकी फिक्र मत कीजिए पंडित जी, हम 5 मिलकर अभी सफाई कर देती हैं। और पायल दीदी और रजनी दीदी, आप दोनों डॉक्टर को ले आइए, वो आकर इन्हें दवाई दे देंगे। अब 3 बहुएं मिलकर मंदिर के बंद किवाड़ को खोल देती हैं और सफाई करती हैं, तो बाकी दोनों बहुएं डॉक्टर को बुलाकर ले आती हैं। साथ ही पंडित जी के लिए भी अपने घर से खिचड़ी दलिया बनाकर देकर जाती हैं। 2 दिन बाद पंडित जी पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। बड़ी ही गुणी हो तुम सबने मेरे मंदिर का और मेरा कितने अच्छे से ख्याल रखा है, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं बीमार हूँ? पंडित जी, हम आपके यहाँ हरियाली तीज कब है ये पता करने आई थी। हम सब ये व्रत करना चाहती हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ बताइए ना। हरियाली तीज का त्योहार महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये त्योहार सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, और हरे रंग का इसमें विशेष महत्व होता है, इसलिए सब हरे रंग का ही पहने, जैसे हरे कपड़े, हरी चूड़ियां, हाथों में मेहंदी लगवाना। जी पंडित जी, हमें सब समझ आ गया। अच्छा अब हम चलती हैं, हमें व्रत की तैयारियां भी तो करनी है। पंडित जी से आशीर्वाद लेकर वो सब घर लौट आते। अगले दिन 5 बहुएं मिलकर फटाफट घर का काम निपटाती हैं, जिसके बाद वो सभी तीज की शॉपिंग के लिए मार्केट चली जाती हैं।
पायल दीदी, ये वाली साड़ी तो मुझे बड़ी पसंद है, मैं तो यही ले रही हूँ। हाँ रजनी, पसंद तो मुझे भी आ गई। तो क्या सोच रही हो, आप भी यही ले लो। मैं तो कहती हूँ हम पांचों इस बार एक ही जैसे हरे रंग की साड़ी ले लेते हैं। आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है भैया, आप ये वाली साड़ी 5 पैक कर दीजिए। साड़ी लेकर वो सब चूड़ी के ठेले पर जाती हैं और हरे रंग की चूड़ियां ले लेती हैं और शाम को घर आ जाती हैं। क्या बात है, कहाँ से आ रही है ये 5 इंजन का डिब्बा? माँ जी, इस बार हम पांचों बहुओं ने भी हरियाली तीज का व्रत रखने का फैसला किया है। क्या तुम लोग तीज मनाओगी तो घर का काम कौन करेगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम सब कर लेंगी। अब पांचों बहुएं पहली बार रखे जाने वाले तीज के व्रत के लिए बड़ी ही एक्साइटेड थीं। वो पांचों एक जैसी साड़ी, बनावटी, साथ ही एक जैसी ज्वेलरी और मेकअप का सामान खरीदती हैं। मैंने सुना है बिना घेवर के ये व्रत पूरा नहीं माना जाता। बिल्कुल सही सुना है, लेकिन डोंट वरी, हम मिलकर वो भी बना लेंगे। मुझे घेवर बनाना आता है। ठीक है, तो फिर हम सब मिलकर साथ में घेवर बनाएंगी। अब वो सब बाजार से घेवर बनाने का सामान ले आती हैं और घेवर बनाकर तैयार कर लेती हैं। फिर शाम को मेहंदी लगवाने जाती हैं और अगले दिन सुबह सभी बहुएं हरियाली तीज का निर्जला व्रत रखती हैं और माँ गौरी और भगवान शंकर की पूजा करती हैं। जिसके बाद उनकी सास उनसे कहती है, अरे तुम पांचों का व्रत है, मेरा नहीं, मेरे लिए और मेरे बेटों के लिए खाना बना दो। ये माँ जी आज भी हमसे ही सारे घर का काम करवाएंगी। अब वो पांचों भूखे प्यासे ही घर का सारा काम खुद ही करती हैं, लेकिन उनकी आलसी सास उनका बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती। सुबह से काम कर करके थक गए, अब थोड़ी देर बैठ जाते हैं। जैसे ही वो बैठने लगती है तभी उनकी सास फिर से उन्हें कुछ न कुछ काम बता देती है। अरे मेरे लिए कोई 1 कप चाय तो बना दो। हद होती है आलसपन की। ये माँ जी को आज भी हम पर दया नहीं आ रही ना। टीना जाकर रसोई में चाय बनाकर लाती है और अपनी सास को देती है। ऐसे ही उसकी सास उन पांचों को सारा दिन कोई न कोई काम बताती रहती, जिससे उन्हें उस दिन भी ढेर सारा काम करना पड़ा। और नतीजा ये हुआ कि शाम को जब वो सब सोसाइटी में नीचे कथा करती हैं, उसके बाद साक्षी अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। साक्षी, क्या हुआ साक्षी? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। तभी वहाँ खड़े लोगों में से एक आदमी कहता है, आप सब पीछे हटिए, मुझे चेक करने दीजिए, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर जब उसे चेक करता है तो कहता है, लगता है आज के दिन भी इनसे ढेर सारा काम लिया गया, जिस कारण उनकी हालत हुई है। तभी पड़ोसन कमला कहती है, समझ गई, इस माधवी ने आज के दिन भी अपना आलस नहीं छोड़ा और सारा काम अपनी बहुओं से लिया होगा, तब इस बेचारी की यह हालत है। अरे शर्म कर माधवी, कम से कम आज के दिन तो अपना आलस छोड़ती। डॉक्टर साहब, ये हमारी माधवी मैडम है ना, 1 नंबर की आलसी औरत है। अगर इनकी नाक पर मक्खी भी बैठी होगी ना तो ये उसे खुद नहीं भगाएंगी, बल्कि अपनी बहुओं को दूसरे कमरे से बुलाएंगी उन्हें भगाने के लिए। माधवी, तुझे पता है आज मेरी भी बहू का व्रत है, लेकिन मैंने उसे सुबह से 1 चम्मच तक नहीं उठाने दिया। तू 5 बहुओं की सास है, इसका मतलब ये नहीं कि तू महारानी हो गई और वो सब तेरी दासियां। ये व्रत इन्होंने तेरे बेटों के लिए किया है, तो कुछ तो उनके बारे में सोचती। उनकी बातें सुनकर माधवी को अपनी गलती का एहसास होता है कि अपनी बहुओं के आते ही उसने उन सबको नौकरानी समझ लिया और हर काम के लिए उन्हीं पर निर्भर हो गई है। अब वो उन सब से माफी मांगती है और रात का डिनर उन सब के लिए अपने हाथों से बनाती है। ये देख पांचों बहुएं बड़ी खुश थी। उन सबको ऐसा लग रहा था मानो उनका तीज का व्रत सफल हो गया हो। ये देखो, फिर से शुरू हो गई। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस लड़की से। क्या हुआ माँ, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? गुस्सा न करूं तो क्या करूं? हाँ, कब से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन इन मैडम को एक बार में सुनाई कहाँ देता है। ओहो माँ, आप ही देखो ना, मैंने कितना सुंदर डिजाइन बनाया, बस इसी में ध्यान लगा था मेरा, शायद इसीलिए आपकी आवाज सुनाई नहीं दी होगी। अच्छा बताओ क्या काम है, मैं ये बाद में पूरा कर लूंगी। कुछ काम नहीं, खाने की थाली कब से लगा कर रखी है, अब महारानी को फुर्सत मिल गई हो तो चलकर खा लो। अच्छा खाना खाना है, अब आप शुरू करो, मैं बस 2 मिनट में आऊं। हाँ हाँ पता है तेरे 2 मिनट। इतना कहकर हिना की माँ सुमित्रा गुस्से में वहां से चली गई और फिर खाने की मेज पर। अरे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो भाग्यवान? अब आप ही समझा लीजिए अपनी लाडली को, मेरी तो एक नहीं सुनती। हाँ तो क्या हो गया, तुम पे ही तो गई है। आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सारा दिन बस मेहंदी के डिजाइन बनाती रहती है और कोई काम ही नहीं है इसे। इसका मतलब वो सच में तुम पर ही गई है। तुम्हें भी तो मेहंदी लगाने का बड़ा शौक था ना इस उम्र में।
हाँ, पर मैं घर का सारा कामकाज निपटाने के बाद ये सब करती थी। अरे ये तो खाना पीना भी छोड़कर बैठी है। सुमित्रा अपने पति सुरेश से हिना की शिकायतें कर ही रही थी कि तभी हिना वहां आ गई। क्या बनाया माँ? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। मिल गई तुझे फुर्सत? हाँ माँ, देखो ना मेरा आज का डिजाइन। पापा देखिए ना कैसा है। सच में डिजाइन तो वाकई बढ़िया बनाया है लाडो। ये लाडो बोल बोल कर आपने ही इसका दिमाग खराब करके रखा है। मेरी जान को कितना काम है पता है, ती जा रही है, मगर ये लड़की मेरी बिल्कुल मदद नहीं करती। ओहो, आज सिर्फ खरी खोटी ही सुनाओगी या कुछ खाना भी मिलेगा भाग्यवान? सुरेश की बात सुनकर सुमित्रा की हंसी निकल गई और उसे हंसता देख सभी लोग हंसने लगे। हिना अपने माता पिता की अकेली संतान थी। हिना को बचपन से ही मेहंदी के नए नए डिजाइन बनाने का बड़ा शौक था। वो कागज पर रोज कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश करती और फिर उसे अपने या अपनी माँ के हाथों पर लगाती। हिना के कॉलेज की पढ़ाई भी अब पूरी हो गई थी, तो अब उसके लिए रिश्ते आने भी शुरू हो गए थे। अरे सुमित्रा, कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या हुआ जी? जरा इस फोटो को तो देखो, कैसा है लड़का? दिखने में तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, वो कानपुर वाले फूफा जी है ना, उन्होंने बताया इस लड़के के बारे में। अपनी हिना के लिए कैसा रहेगा? लड़का काम क्या करता है और परिवार में कौन कौन है? फूफा जी बता रहे थे कि कानपुर में इनका अपना कारखाना है, वहां ये अपना दोने पत्तल और डिस्पोजल वगैरह बनाते हैं। ये अच्छा पैसा कमा लेता है, फूफा जी की रिश्तेदारी में है। हाँ, पर उससे पहले ये फोटो एक बार हिना को तो दिखा दो। उसे लड़का पसंद आ जाए तभी बात आगे बढ़ानी चाहिए ना। अरे हाँ, ये भी सही कह रही हो। लाडो, ओ लाडो, अरे कहाँ है बिटिया? सुरेश ने फौरन जाकर कमल की फोटो हिना को दिखाई तो हिना को भी कमल पसंद आ गया। उधर कमल को भी हिना पहली ही नजर में भा गई और इस तरह से कुछ ही दिनों में कमल और हिना की शादी खूब धूमधाम से हो गई। शादी के बाद कमल और हिना अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे। फिर एक शाम। ये क्या लिख रही हो हिना? लिख नहीं रही हूँ, मेहंदी का डिजाइन बना रही हूँ। अच्छा, पर कागज पर क्यों? प्रैक्टिस तो रोज ही करनी होती है ना, तो इसीलिए कागज पर डिजाइन बनाती हूँ। अच्छा, अब जरा दिखाओ तो सही। अरे वाह, ये डिजाइन क्या सच में तुमने बनाया है? हाँ, अच्छा है ना। अब मैंने और भी बनाकर रखे हैं, रुकिए मैं भी लेकर आती हूँ। हिना ने अपने बनाए सारे डिजाइन्स कमल को दिखाए, जो कमल को बहुत पसंद आए और उसने हिना की खूब तारीफ की। सब कुछ अच्छा चल रहा था और ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। लेकिन फिर एक सुबह। हेलो, क्या हुआ राठी जी, इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया? सर आप जल्दी से आ जाइए, गजब हो गया, अपनी फैक्ट्री में आग लग गई है सर। सब कुछ जल गया सर, कुछ भी नहीं बचा सर, जल्दी आ जाइए आप। फोन पर अपने मैनेजर की बात सुनकर कमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। फैक्ट्री पहुंचा तो देखा वाकई फैक्ट्री पूरी तरह से जल रही थी। तभी एक जलती हुई बड़ी सी लकड़ी कमल पर आ गिरी, जिसकी वजह से वो बुरी तरह झुलस गया। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया और यहाँ से सब कुछ बदल गया। फैक्ट्री के काम को बढ़ाने के लिए कमल ने हाल ही में कई सारी नई मशीनें लोन पर खरीदी थी। मशीनें तो नहीं बची, लेकिन लोन चुकाने के चक्कर में पहले कमल की गाड़ी बिकी और फिर घर। मजबूर होकर कमल और हिना अब किराए के मकान में रहने लगे थे। फिलहाल कमल की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कोई और काम कर सके। ऐसे में हिना ने घर चलाने का जिम्मा उठाया और वो घर घर जाकर औरतों के हाथों पर मेहंदी लगाने लगी। हालांकि इस काम से उसे बहुत कम पैसे ही मिल पा रहे थे, लेकिन हिना फिर भी पूरी मेहनत कर रही थी। क्या से क्या हो गया ना हिना, मैं किसी काम का नहीं रहा, हम बर्बाद हो गए। मैंने कहा था तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, मगर मेरे रहते हुए भी तुम्हें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हिना चाहती थी कि वो अपना एक पार्लर खोले, लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं था। मेहंदी लगाने का काम भी सीजन पर ही मिल पाता था, तो अब दिक्कत खाने पीने की भी होने लगी। ऐसे में हिना ने एक सेठ के घर मेड का काम करना शुरू कर दिया और फिर एक दिन, सुन, तुझे कोई मेहंदी वाली पता है क्या? क्यों मैडम? अरे वो तीज आ रही है ना, तो मेहंदी लगवानी थी। हाँ, बाहर इतनी गर्मी है, अब ऐसे में कौन बाहर जाए, तो घर पर ही आकर कोई लगा दे तो बढ़िया रहेगा। अब हाँ मैडम, मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हूँ, आप मुझसे लगवा लो। ना ना ना, अगर खराब कर दी तो? तीज की पार्टी है मेरे यहाँ, मेहंदी तो बढ़िया ही लगवानी है मुझे। मैडम आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और रुकिए मैं अभी आपको कागज पर मेहंदी का डिजाइन बनाकर दिखाती हूँ, फिर आगे आप ही तय करना।
इतना कहकर हिना ने फौरन एक कागज लिया और कुछ ही देर में उस पर एक बहुत ही सुंदर मेहंदी का डिजाइन बना दिया। और फिर, अरे वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर है, बिल्कुल नया और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। अब तू ये डिजाइन मेरे हाथ पर भी सेम टू सेम लगा देगी ना? हाँ मैडम, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं बचपन से ये करती आई हूँ। उस दिन हिना ने पूरे मन से अपनी मालकिन के दोनों हाथों पर मेहंदी लगाई। हिना ने जो डिजाइन बनाया था वो एकदम नया था और सुंदर भी। फिर अगले दिन, नमस्ते साहब, वो आपको कुछ? हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये कल शिवानी के हाथों पर तुम ही ने मेहंदी लगाई थी ना? जी साहब, मैंने ही लगाई थी। अब कोई गलती हो गई क्या मुझसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये जानना था तुमसे कि मेहंदी का वो डिजाइन कहाँ से देखकर लगाया तुमने? कहीं से नहीं साहब, वो तो मैंने खुद से सोचा था। मैं कभी कहीं से देखकर डिजाइन नहीं बनाती। अच्छा, अगर ऐसा है तो जरा ये कागज और जरा इस पर एक मोर की थीम पर बेस्ड एक डिजाइन बनाकर दिखाओ। पर याद रहे, डिजाइन बिल्कुल नया होना चाहिए। जी साहब, बस 2 मिनट दीजिए। हिना ने बस कुछ मिनटों के अंदर वो करके दिखा दिया, जिसे देखकर उसका मालिक साहिल मल्होत्रा हैरान रह गया। वाह, सच में कमाल है ये तो। अब तुमने डिजाइनिंग सीखी है क्या कहीं से? नहीं साहब, सीखी तो नहीं, लेकिन मुझे बचपन से ही शौक है मेहंदी लगाने का, तो बस इसीलिए। समझ गया। देखो हिना, तुम्हारा हुनर लाजवाब है और तुम्हें अपने इस हुनर को ऐसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। जी मतलब? तुम्हें पता है ना, मेरी फैक्ट्री में लेडीज कपड़ों के लिए कपड़ा बनता है, लेकिन काफी समय से मैं परेशान हूं क्योंकि सूट साड़ियों वगैरह के लिए मेरे पास नए डिजाइन की कमी पड़ गई है। लेकिन अब लगता है ये कमी नहीं रहेगी। बोलो, बतौर डिजाइनर मेरे लिए काम करोगी तुम? जी साहब, बिल्कुल करूंगी। ये हिना के लिए सपने के सच होने जैसा था। अब वो काम वाली बाई से एक डिजाइनर बन गई। वो साहिल की फैक्ट्री में बनने वाले कपड़ों के लिए हर रोज नए नए डिजाइन बनाने लगी और इसके बाद साहिल के फैक्ट्री में बनने वाले कपड़े की डिमांड काफी बढ़ गई और इसके चलते हिना को भी उसके काम की बढ़िया सैलरी मिलने लगी। हिना अब अपनी कमाई से न सिर्फ अपना घर खर्च चलाने लगी, बल्कि उसने शहर के बढ़िया डॉक्टर से कमल का इलाज भी कराया, जिससे कमल बहुत जल्दी ठीक हो गया और उसने भी काम करना शुरू कर दिया। पर इस सब में पूरा 1 साल बीत गया और एक बार फिर से तीज का त्योहार आया। देखिए तो कैसी लग रही हूं मैं? बिल्कुल चांद जैसी लग रही हो। हिना ने नई हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी जो उसने खुद डिजाइन की थी और वाकई वो उसमें बहुत ही सुंदर लग रही थी। हिना, तुम सच में बहुत बहादुर हो। मैं तो उस हादसे के बाद उठकर खड़ा ही नहीं हो पाता, लेकिन तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। तीज का ये त्योहार ही इसलिए है जी, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी।